सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। साथियों, यूपी टेट को जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम अब बहुत पास आ चुका है, लगभग 20 दिनों का समय बचा हुआ है। तो ऐसे में आपके लिए टू द पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड PYQ बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उठा करके पेपर चेक कर सकते हैं। 2011 से लेकर के साथियों 2022 तक जो 21 वाला री एग्ज़ाम हुआ था वहाँ तक जो उसका एग्ज़ाम का पेपर 2022 में लिया गया था, पूरे PYQ में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करना। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। साथियों, आप देख सकते हैं इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी टेट। आप देख सकते हैं यूपी टेट 2011 के जो बाल विकास का जो 20 क्वेश्चन था वो मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेके आया हूँ। और साथ ही साथ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक आप लोग से पूछा था जो है कि आप क्या चाहते हैं, आप जो है 1 लीनियर चाहते हैं या फिर आप विथ 4 ऑप्शन चाहते हैं। तो ऐसे में विथ 4 ऑप्शन के बच्चों ने ज़्यादातर जो है चूज़ किया था, लाइक किया था। इसलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा 2012 का जो क्वेश्चंस आएगा CDP का जो 30 क्वेश्चंस, उसमें मैं विथ 4 ऑप्शन सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है भाई। तो देखो, आप मैराथन देखते हो, घंटों मैराथन देखते हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30 प्रश्न विथ बेस्ट एक्सप्लानेशन, पूरे एक्सप्लानेशन के साथ आपको मैं देने वाला हूँ। एक बार ये क्लास ज़रूर करना, लास्ट तक देखना। अगर नहीं अच्छा लगता है तो आगे की सीरीज़ बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना। ठीक है, अनसब्सक्राइब करके निकल जाना मेरे भाई। और उसके बाद आप देखेंगे जो घंटों मैराथन आप ले रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं विथ एक्सप्लानेशन। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आएंगे। कुछ भी अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो जो मैं 2011 से लेकर के 2022 का PYQ करा रहा हूँ, यहीं से सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। साथियों, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षण की जो खेल विधि है वो किस पे आधारित होती है। तो देखिए, अब जो आपको मैं बताऊं कि शिक्षण की जो खेल विधि होती है वो किस पे आधारित होती है, ये पूछा हुआ है। तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर होता है ना मेरे भाई, जो प्राथमिक स्तर होता है, तो प्राथमिक स्तर में क्या होता है कि बालकों को शिक्षा प्रदान करने के साथ यह भी आवश्यक होता है कि उनकी जो शारीरिक वृद्धि है, ठीक है, बच्चों की जो क्या है शारीरिक वृद्धि है, वो उन पे विकास के पे ध्यान दिया जाता है। यानी कि आपको शिक्षण की जो खेल विधि है वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे काम करती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो प्राथमिक स्तर बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है कि उनकी शारीरिक वृद्धि के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट जो साधन होता है, जो बेस्ट विधि होती है, वो कौन सी होती है साथियों? तो वो होती है आपकी खेल विधि। ठीक है साथियों, वो कौन सी विधि होती है? खेल विधि। क्योंकि खेल विधि जो होती है वो वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे आधारित होती है। तो आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिसलेक्सिया संबंधित है मेरे भाई, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो आप मुझे बताएं कि डिसलेक्सिया जो है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो अब आपको पता होगा डिसलेक्सिया जो है एक प्रकार का क्या है साथियों, पठन संबंधी विकार होता है। किस चीज़ का विकार होता है मेरे भाई? तो पठन संबंधी जो विकार होता है। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है साथियों। अब ये देखिएगा, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ये सारे प्रश्न आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया किस चीज़ पे आधारित, किससे संबंधित है साथियों? तो कौन सा विकार है ये? तो डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है जिसमें बालकों को अक्षर, ठीक है, अक्षर पहचानने में कठिनाई होती है। अक्षर को पहचानने में उन्हें कठिनाई होती है तथा उनका जो अधिगम होता है ना वो बाधित हो जाता है। ठीक है, तो इस विकार को अगर दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को जो है मौखिक कार्य करवाना चाहिए और पर्याप्त अभ्यास कराते रहना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखते चलिए। मैंने आपको बोला कि घंटों मैराथन आप देख रहे हैं, एक बार ये वीडियो देखिए विथ एक्सप्लेनेशन, आपको चीज़ें जो है समझाई जा रही हैं और टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। ऐसे ही आगे के सभी ईयर को मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी साथी नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और इसकी एक प्लेलिस्ट अलग बन रही है। ठीक है, यूपी टेट, इसकी जो प्लेलिस्ट है सबकी अलग अलग मैंने बना दिया है। CDP 2011 PYQ, ऐसे ही मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा CDP 2011 टू 2022 PYQ। ठीक है, हर सब्जेक्ट के बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, ठीक है, विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए।
तो वो इसका आंसर होगा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अगला जो सीरीज़ आएगा इसकी पीडीएफ भी अगर आप कहेंगे कमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या एक्सप्लेनेशन आपको सही लग रहा है या किस प्रकार की सुधार करने की आवश्यकता है। आगे 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को जो शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ उनमें किसी प्रकार का आपको भेदभाव नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार का भेदभाव उनको नहीं करना है। तो विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनको आपको क्या करना है, उनको जो है सामान्य बच्चों के साथ ही आपको ट्रीट करना है। ठीक है, सामान्य बच्चों के साथ ही आपको क्या करना है, उनको जो है शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि जो अपनी आवश्यकताओं की ज़रूरतों की पूर्ति के साथ साथ वो क्या करें, सामान्य बच्चों के साथ ही क्रियाकलाप करते रहें, उनसे प्रभावित हो, ताकि जो भविष्य में जो सामान्य वातावरण में साथ अपने आप को समायोजित करने में उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो ज़रूरतमंद बच्चों को दूसरे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना चाहिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही स्पीड में चीज़ें करा रहे हैं, आप चाहें तो अपनी स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं साथियों। और देखिए, अगर हॉरिजॉन्टल वे में अगर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आप लैंडस्केप मोड में करके देख सकते हैं साथियों। चलिए थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो अधिगम है, तो अधिगम के आप ये ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन पे एक बार ध्यान दीजिए। कह रहा है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है साथियों। तो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का जो सृजन करता है वो आपका अभिप्रेरणा होता है। किसी भी चीज़ को जो प्रेरित किसी भी कार्य को करने के लिए हमें जो प्रेरणा मिलती है, जो हमारी रुचि डेवलप होती है, जो हमारी रुचि का जो सृजन होता है वो प्रेरणा के माध्यम से ही होता है। ठीक है साथियों, तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करें तो जो अधिगम प्रक्रम में जो अभिप्रेरणा का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो क्या है साथियों। ये हमें सीखने के जो सीखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अधिगम में इंटरेस्ट डेवलप कर देता है साथियों। जो अधिगम को प्रभावी बना देता है, क्या बना देता है, प्रभावी बना, जिससे जो आपका अधिगम होता है वो रोचक हो जाता है साथियों। रोचकता बढ़ाने के लिए जो अभिप्रेरणा है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए, ताकि बच्चों में जो अधिगम के प्रति रुचि है उसकी उत्सुकता जो है बनी रहे। तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को आप कैसे क्या ट्रीट करेंगे। तो देखिए इसका आंसर है कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। जिनकी दृष्टि जो है वो न्यूनतम है साथियों, उनके साथ आप कैसा बिहेव करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया था अभी आपको, जो भी हमारे जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है साथियों, उनके साथ आपको भेदभाव नहीं करना है, सामान्य बच्चों के साथ ही उनको ट्रीट करना है ना। आप जो है उनको जो है किस प्रकार से शिक्षा देंगे, तो समझिए जो कक्षा इसमें 5 का जिक्र किया गया है, तो कक्षा 5 यानी जो प्राथमिक स्तर में जो न्यून दृष्टि वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके साथ सामान्य बच्चों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, ताकि जो उनके अधिगम को बढ़ाने के लिए जो आप देखेंगे कि जो श्रव्य शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं, ठीक है, उनका प्रयोग आप करिए, क्योंकि उन न्यूनतम दृष्टि वाले बच्चे हैं तो जो श्रव्य है उनका जो है आप प्रयोग करेंगे, ताकि जो उनकी जो दृष्टि क्षमता है उसके अभाव में उनका अधिगम जो है वो नकारात्मक प्रभाव ना पड़े उनके अधिगम पे। ठीक है, वो श्रव्यता की जो आपके श्रव्य दृष्टि के जो साधन होते हैं, शिक्षण सामग्री, उनका प्रयोग करेंगे तो वो जो है पूरे मनोयोग से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है साथियों, सैमपट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो जो सैमपट है उसको शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। तो याद रखिएगा इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो दृश्य साधन, क्योंकि सैमपट जो होता है ना वो बालक की जो दृश्य ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जो दृश्य ज्ञानेंद्रियाँ यानी जो आँख होती है उसको प्रेरित करता है। ठीक है साथियों, तो ये दृश्य शिक्षण सामग्री कहलाते हैं।
अच्छा, जैसे और कुछ भी समझिए, चैम्पर्ट हो गया आपका, या फिर आप कोई मानचित्र का कार्य करवा रहे हैं, ये भी हो गया। साथ ही रेखा चित्र बनवा रहे हैं, मॉडल बनवा रहे हैं, ये सब आपका किस में जाएगा? दृश्य साधन में जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में। आप कमेंट जरूर करिएगा साथियों। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग कमेंट करके अपनी ज़रूर राय दें कि क्या आप अगला पार्ट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैं टारगेट मेरा है कि एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर 2011 से 2022 तक और सब्जेक्ट आपका कवर कराना। तो अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मेरे भाई कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उनको लगातार प्रश्न पूछने के लिए आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, जिससे वो होपलेस ना हो। तो ये ध्यान रखिए। अब इसका अगर हम जिक्र करें तो ये चीज़ आप जान रखिए कि कक्षा शिक्षण के दौरान जो आप शिक्षण कार्य करते हैं, कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी जो प्रश्न पूछते हैं, तो आपको क्या करना है? जो विद्यार्थी प्रश्न पूछने हैं उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए शिक्षकों को उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, तथा छात्र को जो विषय वस्तु संबंधित जो सार्थक शिक्षण है उसमें उनकी रुचि बनी रहे। इससे जो उनका अधिगम है वो अवरोधित ना हो और सतत रूप से चलता रहे। इस वजह से हमें विद्यार्थी जो प्रश्न पूछते हैं उनको कक्षा में प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मेरे भाई कि शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति किसने प्रतिपादित की थी? तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। किंडरगार्टन पद्धति जो है किसने प्रतिपादित की थी? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो याद रखिए मेरे भाई, मनोवैज्ञानिक जो फ्रोबेल थे। ठीक है, कौन? तो फ्रोबेल जी। याद रखिएगा मेरे भाई कि फ्रोबेल जो थे, ठीक है, ये इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1840 में। साथ में कहाँ पे किया था? जर्मनी में किया था। ठीक है, फ्रोबेल ने 1840 में कहाँ पे? जर्मनी में पहला किंडरगार्टन ओपन किया था, फर्स्ट किंडरगार्टन ओपन किया था। इसी का प्रतिपादन किया। किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? तो होता है बच्चों का बगीचा। बच्चों का बगीचा मेरे भाई, ये याद रखिएगा, बच्चों का बगीचा होता है। अर्थात फ्रोबेल के अनुसार बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? नर्सरी की तरह होते हैं। जैसे नर्सरी की अच्छी तरह देखभाल से छोटे पौधे स्वस्थ और बड़े होकर वृक्ष बनते हैं, उसी तरह बच्चों की देखभाल करने से उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है वो सही ढंग से विकसित होता है सर। तो याद रखिएगा, फ्रोबेल ने 1840 में जर्मनी में पहला अपना बच्चों का बगीचा जो है प्रतिपादित किया था। ठीक है, पहला विद्यालय ओपन किया था, किंडरगार्टन। देखिए एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है मेरे भाई, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक अभिभावक को अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, उसे क्या करना चाहिए? देखिए, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने कभी नहीं आ रहा, तो आप अब इसका नेगेटिव आंसर आपको नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, क्या करेंगे? स्वयं आप उनसे मिलने जाएंगे। क्यों जाएंगे वो समझिए आप। देखिए, यदि छात्र का जो अभिभावक है वो विद्यालय में किसी कारणवश जो है शिक्षक से मिलने नहीं आ पा रहा है, जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, आजकल ये सब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन आप समझिए कि अगर किसी कारणवश जो अभिभावक है वो टीचर से मिलने के लिए विद्यालय में नहीं आ पा रहा है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं अभिभावक से मिलने जाए, उनके घर पे जाए और छात्र संबंधित समस्याओं को अभिभावक से डिस्कस करे, उससे वार्तालाप करे और समस्या का समाधान करने का प्रयास करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। चैनल सब्सक्राइब करके रखना, सारे सब्जेक्ट आपके मैं कवर कराने वाला हूँ। एकदम टू द पॉइंट जो क्वेश्चंस आए हैं वही सेम क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जा रहा है। यहीं से सभी क्वेश्चन रिपीट होने के चांस है। एक्सप्लेनेशन सुनिए, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। अब देखिए साथियों, बचपन का जो सामायिक दृष्टिकोण होता है, ठीक है, बचपन का जो सामायिक दृष्टिकोण है उसकी मान्यता क्या है? तो साथियों देख सकते हैं, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, ये इसका सही आंसर है। अब इसको समझते हैं कि बचपन का सामायिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक क्या है साथियों? अनूठी अवधि है। आप समझिए कि जो बचपन होता है ना, हमारा जो
बचपन है वो क्या होता है, एक सांप्रतिक दृष्टिकोण होता है। क्या होता है, एक सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता होती है कि यानी जो बचपन होता है वो वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है, इसलिए इसको सामाजिक दृष्टिकोण कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक की अधिकारिक परामर्श दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, तो याद रखिए आप लोग कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए। तो अब आप ये समझिए कि ये क्या कहना चाह रहा है, परीक्षण में जो आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को छात्रों को देने के उनके लगभग सभी प्रश्नों का अभ्यास कराते रहना चाहिए। ये एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण होता है साथियों। अब आप समझिए, देखिए एक प्रमाणीकृत जो पठन परीक्षण होता है, ठीक है, प्रमाणीकृत जो परीक्षण होता है मेरे भाई, ठीक है, जो प्रमाणीकृत परीक्षण होता है उसमें आप देखेंगे कि परीक्षण लेने से पूर्व हमें यह आवश्यक है कि शिक्षक जो है वो क्या करे, तो छात्रों को परीक्षण में आने वाले प्रश्नों के प्रारूप की, मॉडल की बात कर रहा हूँ साथियों, ये नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन, आपको उस परीक्षण में जो क्वेश्चन है उनके जो प्रारूप हैं उनकी जानकारी दें तथा अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराएं। ठीक है साथियों, क्या कराएं, अभ्यास कराएं। तो आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभ्यास वगैरह जो होते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, मैक्सिमम जो है आंसर यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, कहाँ पे करेगा मेरे भाई, तो याद रखिएगा स्वतंत्र अध्ययन में। जब असंगठित घर से कोई बच्चे आते हैं तो सबसे अधिक कठिनाई किस चीज़ में होती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि असंगठित घर से आने वाले बच्चों में उनके वातावरण का प्रभाव आवश्यक पड़ता है, जिसमें उनसे जो अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुण जो होते हैं वो उनमें अनुशासन आत्मनिर्भरता के गुणों का अभाव पाया जाता है। इन गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में क्या होता है, कठिनाई का अनुभव करता है। इसलिए असंगठित घर से आने वाले सबसे अधिक कठिनाई किससे होती है, स्वतंत्र अध्ययन में। आय को आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। आपका कमेंट ही जो है मोटिवेट करता है कि आगे हम लोग मेहनत करें या क्या करें। आपके लिए क्वेश्चन निकालना, उसकी PDF तैयार करना, सारी चीज़ें आपके लिए किया जा रहा है मेरे भाई। आपको खाली आपका सपोर्ट और प्यार बनाए रखना है, कमेंट करना है साथियों। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल टू द पॉइंट बताया जा रहा है, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। सारे सब्जेक्ट, मैथ को भी कवर करें, हिंदी इंग्लिश संस्कृत सभी सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा 2012, अभी CDP मैंने उठाया है, ये 2011 का था। CDP 2012 का 30 क्वेश्चन आएगा, फिर 13 का आएगा। एक दिन में 2-4 वीडियो आती रहेंगी साथियों। एक हफ्ते 7 दिन के अंदर आपका पूरा VIQ कवर करेंगे। स्पीड बढ़ा के मैक्सिमम टाइम देखते जाना, एक्सप्लेनेशन सुनते जाना। कह रहा है आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसे क्या करेंगे, तो उसे अतिरिक्त गृहकार्य नहीं देंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि कोई छात्र अगर बुद्धिमान है तो यार उसको परेशान लगता है कि यार उसे बिजी कर देते हैं। ठीक है, मतलब अतिरिक्त गृहकार्य नहीं देना है, बिजी करना ठीक है, लेकिन अतिरिक्त गृहकार्य देंगे तो उसको सोचने समझने की जो क्षमता है, मतलब वो जो अपने समय का सदुपयोग कर सकता था वो समय का सदुपयोग सही ढंग से नहीं कर पाएगा। अब वो अपने गृहकार्य के चक्कर में ही फंसा रहेगा। तो ऐसे बच्चों को ओपन माइंडेड बनाना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो समझिए क्या करना है। बुद्धिमान छात्र को उसके अधिगम को जो है आपको सही डायरेक्शन में लेके जाना है। उसके जो बुद्धिमान छात्र ऐसा नहीं कि उसको दबा के गृहकार्य दिया जाए, उसके अधिगम को आपको क्या करना है, सही डायरेक्शन में लेके जाना है। क्या करना है मेरे भाई, उसके अधिगम को सही डायरेक्शन में लेके जाना है, जिससे शिक्षक द्वारा उसे समय समय पे निर्देशन देते रहना चाहिए। क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को, उनको सामान्य छात्रों के साथ शिक्षण कार्य करना उचित नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यदि कुछ विद्यार्थियों में कक्षा में अध्ययन की चिंता वृत्ति में नहीं है तो आप
क्या करेंगे? उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिकर चीज़ें बताएंगे। बिल्कुल सही है। देखिए, कुछ अगर अगला जो वीडियो आएगा 4 ऑप्शन के साथ आएगा तो और बेहतरीन तरीके से आपको मैं बता पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन सेम ही कर रहा हूँ, जैसे उसमें मैं करता हूँ इसमें भी करूँगा। उसमें मैं 4 क्वेश्चन आपको रीड करके दिखाता और कैसे एलिमिनेट करना है वो सारी मेथड में बताता। खैर, अब मैंने उसका करवा लिया है आपसे, आपके एडवाइस ले लिए मैंने। अगला जो पार्ट आने वाला 2012 CDP का 30 क्वेश्चन, उसमें विथ 4 ऑप्शन आएंगे। तो कह रहा है कुछ विद्यार्थियों में अध्ययन की जो चिंता वृत्ति होती है उनमें रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिकर चीज़ें बनाएंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं। आप समझने का प्रयास करिए चीज़ें हो क्या रही हैं। तो अध्ययन में जो चिंता वृत्ति होती है, ठीक है, उसका तात्पर्य होता है कि अध्ययन में रुचि ना लेना। चिंता वृत्ति का मतलब होता है कि साथियों रुचि ना लेना। ठीक है, रुचि ना लेना। अगर किसी छात्र द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति अपनाई जाती है तो शिक्षक को अपने विषय वस्तु संबंधित उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनका जो शिक्षण उनको मनोरंजक एवं रुचिकर बनाना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री जो होते हैं TLM उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनका जो इंटरेस्ट है वो लगातार बना रहे, डेवलप हो और वो चीज़ों को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वह स्तर इसमें बच्चों की किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, क्या कहा जाता है? तो उसको मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ये बहुत ही स्टार क्वेश्चन है साथियों, जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, रिपीट सारे ही क्वेश्चन हुए हैं। ये आपको 2011 CDP का PYQ में करवा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके रिपीट होने के इस साल भी चांसेस हैं। ठीक है मेरे भाई, याद रखना कि पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत दिए थे, ठीक है मेरे भाई, तो आपने देखा कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था वो उनका जो तीसरे चरण अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो थी 7 से 11 वर्ष। ठीक है, ईयर भी पूछ लेता है। ठीक है, तो 4 चरण में जो तीसरा चरण था वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, जो 7 से 11 वर्ष थी साथियों। कितने वर्ष? 7 से 11 वर्ष थे। इसमें बालक क्या करता है, किसी वस्तु या घटना के विषय में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक क्या क्या करता है, तो चिंतन, तर्क वितर्क, एकाग्रचित आदि गुणों का विकास होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा, स्पीड बढ़ाइए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और यहीं से सारे मैक्सिमम क्वेश्चन। अब अलग से कुछ मत करना मेरे भाई, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो PYQ की प्रैक्टिस करिए एक्सप्लेनेशन के साथ, मैक्सिमम आपको हेल्प मिलेगा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, किसके द्वारा? तो साथियों याद रखिएगा, किसके द्वारा पहचाना गया था मेरे भाई, किसके द्वारा बताया गया था? तो अभी मैंने बताया कि पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तरों को, सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो पियाजे ने बौद्धिक विकास के 4 स्तर जो पहचान किया, इसमें संज्ञानात्मक विकास के, जिसे संज्ञानात्मक विकास का 4 सिद्धांत भी कहा जाता है, बौद्धिक विकास के भी सिद्धांत कहा जाता है। पहला क्या था, संवेदीगामक अवस्था जो था 0 से 2 वर्ष तक। दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो था 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। चौथा था अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। मेरे भाई आई होप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे देखते रहना। देखिए मैं बिल्कुल भी समय लॉस नहीं कर रहा हूँ। आप घंटों मैराथन देखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समय बर्बाद होता है, उतने ही देर में आप 4-4 5-5 घंटे मैराथन लेते हो, और मैं एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको बता रहा हूँ। वही चीज़ यहाँ भी चीज़ें शेयर की जा रही हैं, वही एक्सप्लेनेशन यहाँ भी दिया जा रहा है। वो डिजिटल बोर्ड पे होता है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी उस हिसाब से नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जो आपका मैटर है वो वहाँ से बिल्कुल भी कम नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, अपने समय का बचत करना है। जहाँ समय का सदुपयोग हो वहाँ पे आप जुड़ करके अपनी तैयारी करिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में, ठीक है, जो अल्पवयस्क होते हैं, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका क्या होती है, तो अग्र सक्रिय होनी चाहिए। जो अल्पवयस्क बच्चे होते हैं उनमें अभिभावक की भूमिका क्या होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होना चाहिए। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, समझिए आप ध्यान से। जो अल्पवयस्क बच्चों के जो अभिभावक को अग्र सक्रिय होना चाहिए, यानी उनके कार्य में भटकाव, क्या कार्य में भटकाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। इस अवस्था में बच्चों को
निर्देशन के साथ साथ परामर्श की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, अल्पवयस्क बच्चों को निर्देशन के साथ परामर्श दीजिए जिससे उनमें भटकाव की जो है स्थिति पैदा ना हो। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब 10 प्रश्न और रह जाएंगे साथियों। आपने इतना साथ दिया, लास्ट तक देखते जाएं। लास्ट में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। टाइम टेबल के बारे में बताएंगे। टाइम टेबल मैंने बोला कि लास्ट 20 दिन में कैसे आपको सारे सब्जेक्ट मैनेज करने हैं, मैं उसकी भी एक वीडियो दे दूंगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनको भेजना, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर पढ़ना है PYQ तो ये सीरीज़ ज्वाइन करना। जो प्लेलिस्ट है ना उसको जाके देखना, हर सब्जेक्ट की अलग अलग बना दूंगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो याद रखना विद्यालय एवं कक्षा में सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है मेरे भाई। कहाँ पे उसको परिभाषित किया जा सकता है, तो कहाँ पे, विद्यालय और कक्षा में। ध्यान रखिएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने का जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि परीक्षण प्रणाली है, उसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के स्तर को जानने के लिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के स्तर को जाना जा सकता है। इसके लिए विद्यालय में सबसे उपयुक्त स्थान होता है। विद्यालय में ही सबसे उपयुक्त स्थान होता है जहाँ बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित रूप से अभिव्यक्ति दे सकते हैं। तो याद रखिए, विद्यालय एवं कक्षा में यही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका है जहाँ पे आप उसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के रूप में, संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है मेरे भाई, तो अनुप्रेरित शिक्षण क्या होता है, कैसे उनको प्रेरित किया, तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछ के उसको प्रेरित किया जा सकता है। अब समझिए, शिक्षण प्रभावशाली बने सजीव तब होगा जब कक्षा में समय समय पर शिक्षक छात्र वार्तालाप होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे मेरे भाई, शिक्षक और छात्र क्या होते रहेंगे, वार्तालाप होते रहेंगे। ये होता है आपका जो है सजीव चित्रण। ठीक है, शिक्षक वार्तालाप तथा छात्रों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा हो, इसे पता चलता है कि छात्र का जो अधिगम है वो अच्छी तरह से चल रहा है और छात्र जो है कक्षा में क्या ले रहा है, रुचि ले रहा है। तो अनुप्रेरित शिक्षण के लिए संकेत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो है एक अनुप्रेरित शिक्षण के अंतर्गत आता है। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, और मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से रिपीट होंगे और एक्सप्लेनेशन से भी रिपीट होंगे। नेक्स्ट कह रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या उचित है, प्रश्न पूछना। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थी रुचि बनाए रखने शिक्षक को क्या करना चाहिए मेरे भाई, तो याद रखिएगा, कक्षा में छात्रों की रुचि और उत्सुकता दोनों उनकी बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है शिक्षक छात्र को पूर्व ज्ञान से, शिक्षक जो है छात्र को क्या करे, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछे, जिससे सामान्यतः प्रस्तावना में प्रश्न कहते हैं। इसके लिए शिक्षक के प्रश्न कौशल का होना आवश्यक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों को इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए उनको पूर्व ज्ञान से जोड़ करके चीज़ों को आप लेकर के स्टार्ट करेंगे तो वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, चलिए साथियों, हम लोग अपनी इस क्लास को एंडिंग की तरफ हैं और आई होप आपको मज़ा आया होगा। आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। नेक्स्ट सीरीज़ भी आप कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करके रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है, यह सहभाग एवं संतुलन का विकास करेगा। बिल्कुल सही है, यही आंसर है साथियों। कैसे सही है वो चीज़ें समझते हैं। विद्यार्थियों द्वारा खेलने से जो उनका जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास, वो संतुलित रहता है, तथा खेलने से जो बच्चों के अंदर एक सहभागिता एवं नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है और जो समायोजन करने की जो क्षमता होती है, ऐसे जो सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो इसलिए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना जो है बहुत उचित होता है। सहभागिता हो गया, अनुशासन हो गया, नेतृत्व की क्षमता हो गई, ये सारे विकास जो है विद्यालय में खेलने से जो है बच्चों में डेवलप होते हैं। परिवार एक साधन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। परिवार एक साधन है, तो कैसा साधन है मेरे भाई परिवार, याद रखिएगा, जो परिवार होता है वो बालक का प्रथम विद्यालय होता है। यहाँ से भी कोई, मैं एक्सप्लेनेशन से मैं बोल रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन बनेंगे, अगर डायरेक्ट यहाँ से नहीं फंसे तो एक्सप्लेनेशन से बाहर नहीं जाएगा। परिवार जो होता है बालक का क्या होता है, प्रथम विद्यालय होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और माता पिता जो है बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम विद्यालय परिवार,
प्रथम शिक्षक माता पिता होते हैं। इससे जो प्राप्त ज्ञान होता है वो औपचारिक नहीं होता, बल्कि कैसा ज्ञान होता है, अनौपचारिक होता है। इसी ज्ञान से बालक में जो सामाजिक एवं नैतिक मूल्य होते हैं उनका विकास होता है। तो जो शिक्षक, जो आप लोग शिक्षक लोग विद्यालय में जो शिक्षा देते हैं, ठीक है, वो औपचारिक शिक्षा है। लेकिन जो बच्चा अपने परिवार में अपने परिवार को साधन मान के सीखता है वो अनौपचारिक शिक्षा है। तो परिवार कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है किस रूप से? आदर्श रूप से बर्ताव करके। शिक्षक जो होता है वो बच्चों में सामाजिक मूल्यों का विकास कैसे करेगा? तो आदर्श रूप से विकसित करके, आदर्श व्यवहार करेगा। यानी शिक्षक स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेगा। आजकल के जो है परिवेश में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन देखने को जरूर मिलता है। ठीक है साथियों, तो क्या करता है जो अध्यापक होता है वो बच्चों को अपना आदर्श रूप प्रस्तुत करता है तथा आदर्श आचरण को अपनाकर छात्रों में सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा शिक्षक सामाजिक मूल्यों में विकसित कैसे कर सकता है? तो आदर्श रूप में बर्ताव करके। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है। ठीक है, एक शिक्षक के रूप में आपका सबसे प्रमुख दायित्व है वो यही है कि शिक्षक क्या करे? तो जो कक्षा शिक्षण के समय जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, कक्षा शिक्षण के समय कई कार्य ऐसे होते हैं, है ना, जिनका जो उत्तरदायित्व होता है वो शिक्षक के पास होता है। ठीक है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि छात्रों की समस्याओं का समाधान करना और उनकी उत्सुकता को शांत करना। ये दो कार्य तो आपके प्रमुख रूप से हैं। बहुत सारे कार्य शिक्षक को करने होते हैं, लेकिन उनकी उत्सुकता को शांत करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये दो प्रमुख दायित्व हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे सैंपट आदि साफ करने का काम देंगे। ठीक है, जब अवसर होता तब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता, एक्सप्लेनेशन सेम रहेंगे, बस ये है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना मैं आपको चीज़ें बताता। तो आप लोगों ने टेलीग्राम पे जो है अपनी राय दी, अपना एडवाइस दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक्टिव हैं, बहुत सारे बच्चों ने पोल किया। ठीक है, तो अब आपके अकॉर्डिंग ही क्लासेस चलेंगी। ठीक है, एक दिन में कई क्लासेस आएंगी जिससे मैं 1 वीक में आपका पूरा कवर कर जाऊँ, 2011 से 2022 ऑल सब्जेक्ट। तो आप अति सक्रिय बालक को कैसे सही डायरेक्शन में लाएंगे? यदि कक्षा में ध्यान रखिएगा कि कोई अति सक्रिय बालक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे श्यामपट आदि साफ करने का काम देना चाहिए ताकि वह कक्षा कार्यों में क्या रहे? व्यस्त रहे और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को बाधित ना करे। अच्छा, अगर इसके जो ऑप्शन होते तो उस आधार पे भी हम इसको डिसाइड कर सकते थे। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा ऑप्शन होता कि उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे और उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, तो अति सक्रिय है तो ऐसा नहीं करना है भाई, उसको आगे बैठा के कड़ी नज़र नहीं रखना है। उसे कक्षा में कोने में बैठा के छोड़ देंगे, जाओ वहीं आराम से अपना बातचीत करो, ऐसा भी नहीं करें। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं है। बच्चे को सैंपट आदि साफ करने से उसका इंटरेस्ट रहेगा कि भाई टीचर हम पे ध्यान दे रहे हैं और मैं अति सक्रिय बालक हूँ, तो मुझे जो है किसी न किसी कार्यों में संलिप्त किया गया है। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? पृथक सामाजिक मूल्यों या सामाजिक समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः किस पे आधारित होती है? उनके अभिभावकों की वितृष्णा पर। इसको समझिए ध्यान से साथियों, ये कहना क्या चाह रहा है। पहले तो देखिए, ये कह रहा है कि पृथक पृथक जो समझाती समूह होते हैं उनमें व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः किस पे आधारित होती है? तो समझिए, बच्चे जिस परिवेश से आते हैं उन पर उनके परिवेश का सीधा असर पड़ता है। ध्यान रखिएगा, उनके अभिभावक से गुणों का स्थानांतरण उनमें होता है तथा उसी के अनुसार उनमें आदतों और उनकी जो अभिवृत्ति होती है उनका विकास भी होता है। इसमें परिवार और अभिभावक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा साथियों मेरे भाई कि उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पे जो है ये निर्भर करता है, उनके परिवेश पे, और उनके परिवेश पे साथियों उनके परिवार का जो रहन सहन है वो डायरेक्ट बच्चों के अंदर डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 28, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे? तो आंसर है ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक ही सिखाएंगे। ठीक है। शिक्षा द्वारा सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे वो एक जो है आपने देखा होगा बौद्धिक स्तर में बताया गया था। ठीक है साथियों, उत्तम कोटि के थे। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो सभी क्वालिटी जो बताई गई थी, तो उसमें आप ये समझिए कि शिक्षक द्वारा जो शिक्षण कार्य किया जाता है वो किसी एक स्पेशल बच्चों के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, जो बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं या बहुत मंद बुद्धि के हैं, मध्यम क्वालिटी के हैं, ऐसा कुछ भी किसी प्रकार का जो है उसमें क्राइटेरिया डिसाइड नहीं होता है। तो जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, तो शिक्षक द्वारा जो शिक्षण कार्य किया जाता है, तो ये आवश्यक है कि उसे विभिन्न बौद्धिक स्तर के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना होता है। तो चूँकि विभिन्न शिक्षण विधियाँ होती हैं, विभिन्न तकनीकी कौशल होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो डिफरेंट व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, ऐसे सभी बच्चों को आपको ध्यान देके अपनी कक्षा का संचालन करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? तो इसका आंसर देखिएगा, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, साधन संपन्न होने से यहाँ तात्पर्य किस चीज़ से है कि उनको अपने विद्यार्थी समस्या का हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ ये होता है कि शिक्षक को उन सभी शैक्षिक गुणों एवं कौशल से परिपूर्ण होना चाहिए जिससे शिक्षण सुगम बनाया जा सके, सुगम रूप से चलता रहे, साथ ही साथ छात्रों की समस्याओं का समाधान कर सके, ऐसा ज्ञान उनके पास, ऐसा पूर्ण ज्ञान उनके पास होना चाहिए। तो ये है शिक्षकों को साधन संपन्न करने का अर्थ। ठीक है, बैंक बैलेंस, पैसा, गाड़ी, ये सब की आवश्यकता नहीं है। ये इसको मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है किससे? तो उपरोक्त सभी से। तो मैं आपको बता दूं उपरोक्त सभी क्या क्या हो सकते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन किस पे प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है, व्यक्तित्व निर्माण से। किससे? व्यक्तित्व के निर्माण से, कक्षा शिक्षण से, अनुशासन से, तो उपरोक्त सभी से। तो व्यक्तित्व निर्माण से, अनुशासन से, कक्षा शिक्षण से, तो उपरोक्त सभी से संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। जैसे संवेगात्मक समायोजन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ कक्षा शिक्षण में जैसे अनुशासन जैसे गुणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यदि बालक कक्षा एवं समाज में उचित समायोजन करेगा तो उसमें जो सामाजिक गुणों का जो भी विकास होगा। ठीक है साथियों, ऐसी संभावनाएं रहती हैं। तो आई होप ये क्लास आपको कैसा लगा, बेहतरीन क्लास होगा साथियों। और सारे PYQ एकदम समय का बचत करते हुए 2011 का CDP मैंने 30 क्वेश्चन यहाँ फिनिश किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट ईयर 2012 PYQ CDP। अगले 2012 के CDP के लिए भाई मेरे भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे सारी वीडियो मिलती रहे। किसी भी प्रकार की टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। सीटेट की तैयारी कर रहे हो, गारंटेड आपका क्रैश कोर्स लेके आऊँगा मेरे भाई। यूपीटेट खत्म होने दो, एक भी बच्चा इस चैनल का सीटेट क्वालिफाई करने से नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने कमेंट में अपनी राय दीजिए, कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।